नमस्कार। आज कहानी गोल्ड में सुनिए डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी कहानी अपरिचय एक सेतु बंध। कई बार पढ़ चुकने के बाद भी रजत का खत पढ़ पाना मुश्किल लग रहा था। इस उम्र में भी पत्र की पंक्तियां ऐसी आकुलता जगा सकती हैं, विश्वास कर पाना कठिन भले ही लगे, पर सच वही था। एक बार फिर पूरे खत को दोहराती पूर्णिमा के अधर मुस्कान में फैल गए। रजत की पंक्तियां अंदर तक गुदगुदा गई थीं। आज सुबह न जाने किस भाग्यवान का मुंह देखकर जागा, जो चाहा वो मिलता गया। डाकिये ने जैसे ही चिट्ठियां पकड़ाई, मेरे मन ने चाहा उसमें आपका खत हो, और जानती हैं पहला खत आपका ही था। काश आपके खत की जगह आपको ही मांग लेता। नाराज बर्दस्ती क्या करूं, ये मन बड़ी खराब चीज है। इस पर लाख अंकुश लगाओ, मानता ही नहीं। अब तो एक ही आकांक्षा है, कैसे आप तक पहुंच सकूं। फिर देखिएगा कैसे आपका पूरा समय मेरा हो जाएगा। ढेर सारी बातों के लिए ढेर सारा समय भी तो चाहिए। अपना समय मुझे देंगी ना। रजत। रजत का पहला खत कब आया याद नहीं पड़ता। उसकी किसी कहानी को पढ़कर उसने लंबा सा खत लिखा था। आदत के अनुरूप पूर्णिमा ने जवाब लिख भेजा था। तब से ये सिलसिला आज तक चलता आ रहा है। उसकी हर कहानी पर रजत का पत्र आना जरूरी हो गया था। उसकी कहानियों के पात्रों के अंतर में पैठ रजत उनकी ऐसी समीक्षा कर भेजता कि पूर्णिमा चौंक उठती। कभी यही लगता शायद उसके पात्र रजत ने ही गढ़े हैं। उन्हें वह इतना कहाँ जानती थी। एक बार रजत ने लिखा था, आप अपने पात्रों के प्रति बेहद संवेदनशील हैं, बहुत सहानुभूति रखती हैं उनके साथ। जिससे नफरत की जानी चाहिए, उन्हें भी सहानुभूति दे जाती हैं। क्या वास्तविक जीवन में भी ऐसी ही हैं आप? बहुत जी चाहता है आपसे मिलूं, देखूं कैसे कोई सबको बस प्यार ही बांट सकता है। रजत के ऐसे पत्रों की पूर्णिमा को प्रतीक्षा रहने लगी थी। एक भरे पूरे घर की स्वामिनी पूर्णिमा के जीवन में कहीं कोई कमी हो सकती है, सोचना भी गलत था। एक मेधावी पुत्र और एक प्रतिभाशाली बेटी की मां बन उसका मातृत्व सार्थक था। दोनों बच्चे उसकी लेखनी को सराहते नहीं थकते। अपनी व्यस्तता के कारण पति ने उसकी रचनाओं को पढ़ा समझा भले ही ना हो, पर उसके लेखन में कभी बाधा नहीं डाली थी। पहली बार पत्रिका में छपी कहानी दिखाने वह भागते हुए उनके पास गई थी। देखो मेरी कहानी। वाक्य पूरा करने से पहले ही उसने पत्रिका का खुला पृष्ठ उन्हें थमाया था। वाह, वेरी गुड, कीप इट अप। एक मिनट पत्रिका उलट पुलट बच्चों की तरह उसे दिलासा दे उन्होंने पत्रिका वापस थमा दी थी। जानते हो इस पत्रिका में छपना कितने गौरव की बात है। मुझे तो विश्वास ही नहीं था कभी मैं इसमें छप सकूंगी। पूर्णिमा का उत्साह तब भी छलक पड़ रहा था। अरे भाई, आखिर पत्नी किसकी हो, सारा श्रेय अपने नाम कर उन्होंने मुक्ति पा ली थी। बुझे मन के साथ पूर्णिमा लौट आई थी। कहानी छपने के एक सप्ताह बाद से उसकी फैन मेल आने लगी थी। दोनों बच्चे खिल उठते। मम्मी तुम्हारी फैन मेल। प्रशांत उन चिट्ठियों को उत्साहित खोलता जाता था। भाई के साथ मम्मी के प्रशंसकों की चिट्ठियां पढ़ने को कनिका भी आतुर रहती। शुरू शुरू में पति ने भी प्रसन्नता जताई थी। लो बच्चों, अब तो तुम्हारी मम्मी बड़ी भारी राइटर हो गई हैं, नोबेल पुरस्कार ले आएंगी। बाद में वह सब रूटीन सा बन गया था। जब कोई कहानी छपती, पाठकों के कई पत्र आ जाते, पर उन पत्रों में रजत के पत्रों ने अपनी विशिष्ट पहचान बना ली थी। हल्के नीले रंग के लिफाफे पर लाल स्याही से उसका नाम सिर्फ रजत ही लिखा रहता था। पूर्णिमा का पहला कहानी संग्रह प्रकाशित होना उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। न जाने कब आएगी उसकी पुस्तक। अचानक एक दिन अपने नाम आए पार्सल को देखती वह चौंक गई थी। पहला कहानी संकलन पहला कहानी संकलन मुबारक हो। आपके प्रकाशक से कह रखा था कि जब भी पुस्तक तैयार हो उसकी 5 प्रतियां दुगने मूल्य पर मुझे भेज दें। मेरी इस धृष्टता के लिए माफ करेंगी ना। दरअसल आपका संकलन आपको ही भेज चौंकाना चाहता था। चौंक गई ना। लीजिए, गलती के लिए दोनों कान पकड़ माफी मांगता हूँ, अब तो हंस दीजिए। सचमुच पूर्णिमा हंस पड़ी थी। कोई उसके लिए इतना सोचता है, यह एहसास उसे पुलकित कर गया था। आज भी उसने कुछ वैसा ही लिखा है। उसके खत की रजत ने कामना की थी। पूर्णिमा सोच में पड़ गई थी। कामना सभी करते हैं, पर कितनों की चाहत पूरी होती है।
शायद इसलिए कभी कोई छोटी सी बात भी पूरी हो जाए तो हम कितना खुश हो जाते हैं। रजत का पत्र अलमारी में रख पूर्णिमा उठ खड़ी हुई। कनिका स्कूल से आ रही होगी। सुबह स्कूल जाते समय ही फरमाइश कर रही सुबह स्कूल जाते समय ही फरमाइश कर गई थी कि आज शाम उसे फिश कटलेट चाहिए। प्रशांत अब 10वीं का विद्यार्थी है। वह अब फरमाइशें नहीं करता, पर पूर्णिमा उसकी पसंद नापसंद से अच्छी तरह परिचित है। घर गृहस्थी के साथ स्कूल की नौकरी के दायित्व अच्छी तरह निभाती पूर्णिमा की लेखिका अंदर से कई बार उद्वेलित होती रही है। कितनी बार कहानी की क्लाइमेक्स, अंत या शीर्षक से वह संतुष्ट हो उठती। कभी कभी उसने बच्चों की भी मदद ली, पर पति से उन बातों के लिए सहायता पा सकना दुराशा मात्र थी। पति से उसे कोई शिकायत नहीं, पर ऐसे कामों में उनका सहयोग नहीं मिल पाता था। जब से रजत के साथ पत्र व्यवहार शुरू हुआ, पूर्णिमा की समस्या का आसानी से समाधान हो जाता। जब तब उसकी राय मांग पूर्णिमा अपनी समस्या सुलझा लेती। उसकी किसी कहानी पर जब कुछ एक पाठकों की कटु आलोचना छपी तो पूर्णिमा उदास हो उठी थी। पति को वे प्रतिक्रियाएं दिखाने का साहस भी नहीं कर सकी थी। तभी रजत का खत आया था। इन प्रतिक्रियाओं पर मत जाइएगा, इंसान सब एक से तो नहीं होते। सबकी पसंद नापसंद अलग अलग होती है। हमेशा याद रखें, आपके पास हम जैसे प्रशंसक हैं जो आपकी कहानी का एक एक शब्द घूंट घूंट इस तरह पीते हैं ताकि वो जल्दी खत्म ना हो जाए। अब समझ गई ना कि आपका लिखना कितना जरूरी है। कभी हिम्मत ना हारिएगा, बस लिखती रहें। उस निराशा में रजत का वो पत्र मिलना बहुत अच्छा लगा था। अंधेरे में ढेर सी रोशनी बिखर गई थी। उसी रात उत्साह में उसने एक नई किताब लिख डाली थी। पिछले कुछ दिनों से रजत के खतों में पूर्णिमा से मिलने की उत्कट आकांक्षा स्पष्ट दिखाई दे रही थी। दोनों के पत्र व्यवहार में उनके व्यक्तिगत जीवन के विषय में कभी एक पंक्ति भी नहीं होती। रजत ने भले ही साफ शब्दों में उसके व्यक्तिगत जीवन के विषय में कुछ नहीं पूछा, पर उसके विषय में जानने की आकांक्षा जरूर रहती। कभी लिखता, आपने खुद को कभी अकेला पाया है? शायद ये सौभाग्य मेरा ही है। आपको चाहने वालों की भला कमी होगी। इस वक्त भी पूर्णिमा स्पष्ट नहीं समझ पाती। उसने रजत को कभी साफ साफ क्यों नहीं लिखा कि वह केवल एक पत्नी ही नहीं, दो बड़े हो रहे बच्चों की माँ भी है। कभी कभी तो अपना परिचय देने से वह खुद को साफ बचा गई। क्यों? शायद इसलिए कि रजत की कल्पना में बसी रोमानी कहानियों की नायिका पूर्णिमा की मनोहारी छवि उसके मातृत्व की सच्चाई से बिगड़ न जाए। रजत ने जब उसके चित्र की फरमाइश की तो उसने अपना पुराना युवा चित्र भेजा था। हमेशा उसे डर लगा रहता, कहीं रजत अचानक उसे मिला तो क्या होगा। शायद अपने अपने सच से वे दोनों ही डरते थे, कहीं उनका सच किसी विस्फोट का कारण न बन जाए। पूर्णिमा ने तो रजत से उसका चित्र भी नहीं मांगा था। कल्पना के रजत से अगर वास्तविक रजत का सामने न बैठा तो? रजत के पत्रों की भाषा अधीर उत्साही युवक की हुआ करती। अब पन्नों में पूर्णिमा उसकी आराध्या का रूप लेती जा रही थी। पहले रजत के पत्र उसके घर के पते पर आया करते। पूर्णिमा उत्साह से वह पत्र सबको पढ़कर सुनाती। बाद में पत्रों पर उसके स्कूल का पता लिखा आने लगा था। दो तीन बार पढ़कर अक्सर पूर्णिमा उन पत्रों को अपनी ड्रॉर में रखकर घर ले जाना भूल जाती। उसका ये भूलना उसकी आदत में शामिल नहीं था, पर पूर्णिमा ने उसे हमेशा अपनी भूलने की आदत स्वीकारा था। 2 महीने पहले रजत ने लिखा था, वह किसी कॉन्फ्रेंस में उसके शहर पहुंच रहा है। कॉन्फ्रेंस तो वहां जाने का बहाना भर ही था। उसे तो पूर्णिमा से मिलना था। उस खत को पढ़कर पूर्णिमा घबरा गई थी। उसे देखकर रजत क्या सोचेगा? वह तो उसकी कल्पना की पूर्णिमा की पांव की धुवन भी नहीं। ये तो उसका सौभाग्य ही था कि पति ने कभी उसके मामूली नाक नक्श और गहरे सांवले रंग पर ताने नहीं दी, वरना शादी के पहले अम्मा उसका सांवला रंग देख अपने दुर्भाग्य को कोसती रहती। उतने गहरे रंग पर पूर्णिमा नाम का विरोधाभास बचपन से उसकी खिल्ली उड़ाता आया है। बचपन में साथ खेलने वालों का उपहास झेलती पूर्णिमा ने कॉलेज में भी कितनों के व्यंग्यवाण झेले थे। शायद उसी अपमान का आक्रोश उसकी कहानियों को धारदार बना जाता था। उसकी मर्मस्पर्शी कहानियों में लड़की की वेदना साकार होती। विवाह के बाद पूर्णिमा ने अपने रंग की कुंठा से मुक्ति पा चैन की सांस ली थी। पर अब रजत फिर उसकी कुंठा जगा रहा था। ताज्जुब इसी बात का होता, क्या कभी किसी की इतनी चाहतहीन भावना जगा सकती है? कॉन्फ्रेंस में रजत के ना आ पाने पर पूर्णिमा कितनी खुश हुई थी। रजत के बारे में पूर्णिमा ने कई बार सोचा।
उसकी कल्पना में रजत जीवन से भरपूर, स्वस्थ, आनंदी युवक का प्रतिरूप। क्या वह रजत को लेकर अपने अधूरे सपने पूरे नहीं कर रही थी? कोई उसे चाहने की हद तक चाहे का अरमान लिए वह कोरी ही रह गई। रजत के पत्रों ने उसकी गागर को लबालब भर दिया था। कोई उसकी वैसी कामना कर सकता है? अब और चाहने को शेष क्या था? सच्चाई की जगह सपनों के इंद्रजाल हमेशा मोहक होते हैं। हो सकता है रजत में वो सब कुछ हो जिसकी कामना की जा सकती है। पर अगर वैसा नहीं हुआ, या पूर्णिमा को देख अगर उसके चेहरे पर निराशा आ गई, तो क्या वह उस आघात को झेल सकेगी? बचपन से युवावस्था तक न जाने कितने आघात झेल चुकी है। अब और नहीं। अपने बचपने पर पूर्णिमा को नाराजगी हो आई। वह क्यों रजत की पसंद बनी रहना चाहती है? उसे अपने मोहजाल से क्यों नहीं मुक्त होने देना चाहती? शायद सब कुछ पाकर भी उसके अंतर में वही नन्ही पूर्णिमा कैद है, जिसे घर में सब काली नाम से ही जानते थे। अपनी नायिकाओं की तरह वह सुंदर न सही, संवेदनशील तो जरूर है। रजत के सपने तोड़ने का उसे क्या अधिकार है? क्या रजत उसकी कहानी का पात्र नहीं? रजत ही तो कहता है वह अपने पात्रों के प्रति बेहद सहानुभूति रखती है। फिर बहुत देर सोचने के बाद पूर्णिमा ने रजत को चंद पंक्तियां लिखी थी। पत्र मिला, मानसिक रूप से हम दोनों एक दूसरे के पूरक बन सके। यह हमारा सौभाग्य रहा। एक दूसरे को बहुत जाना समझा, फिर भी और जानने की चाहत बनी ही रही। अपरिचय का ये औत्सुक्य ही हमारी मित्रता का सेतु बंध है रजत। एक दूसरे के प्रति ये औत्सुक्य हमें सदैव बांधे रहेगा। मैं टूट कर अलग नहीं होना चाहती। अपनी कहानी की नायिकाओं सी साहसी नहीं, बहुत डरपोक हूं मैं। व्यक्तिगत जीवन में हम कभी नहीं मिलेंगे, पर बहुत दूर रहकर भी हम बहुत पास हैं रजत। मेरी बात समझ सको, यही कामना है। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी कहानी अपरिचय, एक सेतु बंध।